नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ ग्लोबल। मैं हूं प्रफुल्ल और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली के एमआईएम सदर कलीमुल हफीज़ साहब। बातचीत करेंगे एमसीडी चुनाव को लेकर, क्योंकि अब चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि अब हरी झंडी मिल गई है कि चुनाव होने वाले हैं। तो खैर, पहला सवाल कि एमसीडी चुनाव की अब जो एक सरगर्मी है धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उसको लेकर एमआईएम दिल्ली में क्या तैयारी कर रही है, क्या चुनाव लड़ेगी और कितने सीटों पर लड़ेगी? नहीं, ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ कि सरगर्मी बढ़ गई है। सच बात तो ये है कि बीजेपी जो पिछले 3 बार से एमसीडी पे काबिज थी, वो चुनाव से भाग रही है। अभी भी मुझे ये लगता है कि वो लोग कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढ लेंगे कि उन्हें चुनाव ना कराने पड़े। और मुझे बहुत कम उम्मीद है बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी की कथनी और करनी में हमेशा से फ़र्क रहा है। अब देखते हैं चुनाव कब होता है, लेकिन चुनाव जब भी हो, एमआईएम दिल्ली तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। और ये हमने हमेशा कहा है कि जो पुराने 272 वार्ड थे, उसमें तकरीबन 70 वार्ड ऐसे थे जिसमें हमारी तैयारी है। और हम अब नया परिसीमन हो रहा है, उसके बाद हम आपको अलग बताएंगे कि कितने हमारे पास कितने वार्ड हम लड़ सकते हैं, लेकिन अब उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं नए परिसीमन का। अभी परिसीमन का जो निर्देश आया, या कह सकते हैं जो गाइडलाइन नहीं आई है एमसीडी को लेकर, 250 सीटें की गई है। हर विधानसभा में 3 होगी, जिसकी सीमा और जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे सीटें ज़्यादा हो सकती है। तो लगभग एक ये कहा गया है, राज्यपाल की तरफ से भी गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है कि अब वोटों के आधार पे या जनसंख्या के आधार पे अब एक लिस्ट तैयार किया जाए, वोटिंग लिस्ट। तो फिर 250 सीटों की तो शायद घोषणा हो गई। नहीं, 250 वार्ड होंगे ये तो पता है, लेकिन 250 वार्ड का जब परिसीमन होगा तो बहुत सारी जो सीटें हैं उनका प्रारूप चेंज हो जाएगा। कुछ सारी सीटें ऐसी होंगी जो अल्पसंख्यक बहुल हो जाएंगी, कुछ सारी सीटें जो पहले अल्पसंख्यक बहुल थी अब वो अल्पसंख्यक नहीं रहेंगी। तो हमारी पार्टी, चूँकि हम गरीबों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों पे काम ज़्यादा करते हैं, तो हमारा उस पर स्ट्रेटेजी डिपेंड है कि ये परिसीमन अब किस तरह से होता है। अल्पसंख्यक बहुल इलाके में चुनाव लड़ने? हाँ, हमारे जो टारगेट है, प्रायोरिटी है, वो इलाके हैं जिसे कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी ने हाशिए पर डाल दिया। वो हैं मुस्लिम इलाके, दलित इलाके, या हमारे सिख भाइयों के इलाके, या हमारे क्रिश्चियन भाइयों के इलाके, या यूँ कहिए अल्पसंख्यक इलाके। उन इलाकों को हम टारगेट करेंगे। एक और भी है जो अनथराइज्ड एरिया है, वहाँ पे भी इन तीनों सरकारों ने बेवकूफ़ बनाया है, तो हमारा वो इलाके भी हमारे प्रायोरिटी पर है। आपने कहा कि हाशिए पे डाल दिया। कांग्रेस बोल रही है कि हमारे टाइम में या हमने उनके लिए बहुत काम किया, कई नीति बनाई गई है। बीजेपी भी काम कर रही है। एमआरएम के एक प्रोग्राम में एक दिन मैं गया था, वहाँ पे काफ़ी बात हुई और काफ़ी लोग भी आए थे, वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। आप दिल्ली घूमते होंगे, दिल्ली से वाकिफ़ भी होंगे। दिल्ली में जितने बड़े नाले हैं, 7 बड़े नाले हैं, उस नाले के किनारे बस्तियाँ देख लेना आप जाकर। वहाँ पे 2 लोगों की बस्तियाँ मिलेंगी, दलितों की मिलेंगी और मुसलमानों की मिलेंगी, या वो गरीब मजदूर की मिलेंगे जो बेचारे पूर्वांचल से या बिहार से वहाँ से चल कर आए हैं। तो अगर इन्होंने हाशिए पे नहीं डाला तो वो कूड़े के किनारे क्यों रह रहे हैं, वो नालों के किनारे क्यों रह रहे हैं, वो क्यों ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ दिल्ली उनको ऑथराइज नहीं मानती। भाई, हाशिए पर डालने का ये जीता जागता सबूत है। आप चाहें आप ड्रोन से फ़ोटो ले लें दिल्ली का, या आप सड़कों पे जाकर घूम लें, आपको खुद पता चल जाएगा कि मुस्लिम और दलित इलाके कितने पिछड़े हैं। लेकिन जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं वो तो उन्हीं के नेता होते हैं, उन्हीं के घर परिवार के, उन्हीं के समाज से होते हैं। तो फिर ये परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न हो जाती है कि कूड़े में रहने को वो मजबूर हो जाते हैं, नाले के किनारे बस्तियाँ होती है? असल में होता क्या है कि वो जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो ज़रूर समाज के होते हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी का कोई एमएलए है, मुस्लिम इलाके से है, तो वो मुसलमानों का नेता नहीं है, वो आम आदमी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है मुस्लिम एरिया में। तो इसलिए जो है वो बात, एक मिनट, इसलिए वो बात जो करता है वो अपने पार्टी के बचाव में हर बात अच्छी करता है। अब आ जाइए एमआईएम क्या करेगी। एमआईएम चाहती है कि उस इलाके की जो भी आबादी है उसका प्रतिनिधित्व करे वो नेता। हमारा जो पूरा फोकस है वो है ये जो हाशिए पे चले गए तबके, इनमें लीडरशिप डेवलप हो, ये अपने इलाकों की समस्याएं सरकार के सामने रख सकें। अब जैसे एक बात बताइए, आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ये बहुत अहम मुद्दा है। क्या किसी आम आदमी पार्टी के पंजाबी या उर्दू बोलने वाले एमएलए की हिम्मत है जो बोल जाए सरकार के खिलाफ? नहीं बोलेगा। 9 फरवरी को भी हम नहीं की थी और आज भी हम कर रहे हैं। क्यों? चूँकि हम अपने समुदाय में लीडरशिप डेवलप करना चाहते हैं। हम अपने समुदाय की जो
समस्या है उसको सरकार के सामने रखना चाहते हैं। एक और आरोप लगता है कि इन जैसे कॉलोनियों में कि अवैध निर्माण होते हैं वो एमसीडी के थ्रू ज़्यादातर होते हैं, अतिक्रमण होते हैं और प्रशासनिक कई तरह के भ्रष्टाचार होते हैं। उस पर कैसे काम करना चाहिए, और आप लोग अगर आप एक दो जितनी भी सीटें जीतते हैं तो फिर क्या प्लानिंग होगी उसको दूर करने की? देखिए, भ्रष्टाचार तो एक राष्ट्रीय समस्या है और जाहिर बात है राष्ट्रीय है तो हर राज्य में भी है। ये जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ जुड़ती है, जो राजनीतिक पार्टियां सरकार में होती हैं उनकी इच्छा शक्ति से जुड़ती है, और ये समाज का आईना होती है। तो ये सब मिलकर इस भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकते हैं। अफसोस की बात ये है कि दिल्ली की आवाम ने अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को सिर्फ भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वोट दिया था। लोकपाल, आपको याद होगा, लोकपाल जैसा एक जो ड्रामा चलता था उसके लिए वोट किया था। आज कहाँ है दिल्ली का लोकपाल? कौन से लोकपाल ने आज तक किसी भ्रष्ट आदमी को सज़ा दी है? एक नया लोकपाल निकला है ईडी नाम का, जिसे केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रही है। वो जिस पे चाहती है विरोधी पे ईडी चिपका देती है। दूसरी तरफ हमारे केजरीवाल साहब हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने नया भ्रष्टाचार का एक तरीका निकाला है कि वो तमाम जितने मीडिया चैनल्स हैं उनको एक बड़ी रकम पे करते हैं। वो बजाय इसके कि वो इलाकों में डेवलपमेंट कराएं, उसकी जगह पे वो हज़ारों करोड़ रुपए का मीडिया को ऐड देते हैं इस बात के लिए कि उनकी कोई कमियां उजागर ना करे। तो भ्रष्टाचार का तो तरीका बदल गया। भ्रष्टाचार खत्म तो हुआ नहीं, भ्रष्टाचार और बढ़ा दिया उन्होंने। तो सब पार्टियां करती हैं। हाँ, तो फिर अरविंद केजरीवाल में और कांग्रेस बीजेपी में क्या फ़र्क है? अगर सब पार्टी नहीं, एमआईएम जहाँ काम करती है, आप देखिए एमआईएम किसी सरकार में तो है नहीं। हमारा तो काम ही ये है कि हम गलतियों को उजागर करें, हमारा तो काम ही है कि भ्रष्टाचार को उजागर करें, हमारा तो काम ही है कि जो समस्याएं हैं उनको उजागर करें। तो हम भ्रष्टाचार कर कैसे सकते हैं? हम तो सिर्फ भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकते हैं। लास्ट सवाल कि एमसीडी में 5 ऐसे मुद्दे बताइए जिसको लेके पूरी पार्टियों को या तो चुनावी मुद्दे में वो बात करनी चाहिए या जन सरोकार से वो संबंधित हो। देखिए, एमसीडी के 18 काम हैं, 5 नहीं, जिसके लिए एमसीडी बनी है। 18 काम में लोकल गवर्नेंस आती है, लोकल हेल्थ आती है, लोकल एजुकेशन आती है, लोकल क्लीनिंग आती है और लोकल आपके ट्रेड आती है। अब 5 मुद्दे, अब मैं इस पर अलग अलग भी बता सकता हूँ आपको। जो प्राइमरी एजुकेशन का बुरा हाल है दिल्ली में, वो अच्छी होनी चाहिए। जो गंदगी के ढेर हैं, ख़ासतौर से मैंने जो जिन बस्तियों का नाम लिया उनमें तो वो तो कूड़े के किनारे ही हैं, उन पे काम होना चाहिए। जो लाइसेंस राज है एमसीडी का, जो हर जगह पैसा उगाही है, हर जगह जहाँ पे भी जाते हैं वो अनथराइज एरिया को तो दूर, अनथराइज चीज़ तो दूर नहीं करते, पैसे ले लेते हैं, इसमें कमी आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि जो स्वास्थ्य सेवा है, जो स्वास्थ्य सेवा जहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं जो एमसीडी के अंडर में आते हैं वो बेहतर होने चाहिए। और जो दिल्ली सरकार ने भी एक बनाई है अपनी मोहल्ला क्लिनिक के नाम से, वो भी इन इलाकों में नहीं है, जहाँ पे 10 मोहल्ला क्लिनिक होनी चाहिए। तकरीबन आपके टोटल दिल्ली में 650 के करीब मोहल्ला क्लिनिक है, यानी कि एक विधानसभा पे 10 मोहल्ला क्लिनिक आई। आप ओखला में चले जाइए, और ओखला जो है दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभाओं में से एक है। 1 या 2 मोहल्ला क्लिनिक है पूरी विधानसभा में, या ज़्यादा तो 3 होंगी। तो जब 10 सब पे हैं तो यहाँ तो होनी चाहिए 15, नहीं है। तो ये जो भेदभाव है इसके खिलाफ हमारी आवाज़। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के। ये एमआईएम के सदर हैं कलीमुल हफीज़ साहब जो बातचीत कर रहे थे। खैर, एमसीडी चुनाव की अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, बस परिसीमन का वो फैसला आना बाकी है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, जो भी अपडेट होगा दिल्ली से जुड़ी हम आपसे के साथ शेयर करते रहेंगे। कैमरामैन राशिद के साथ स्काई न्यूज़ ग्लोबल के लिए मैं प्रफुल्ल।